स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सीटेट का बाल विकास कराएंगे, यानी जो कंटेंट वाला जो पोर्शन आता है उसे कराएंगे। ठीक है। इससे पहले हमने सीडीपी की जो पेडागोजी है उसे कैसे सॉल्व करते हैं उसकी वीडियो बना दी है, उसे जाकर देख लें। समझते हैं। ये टॉपिक है 3 मनोवैज्ञानिक आपके पेपर में पूछे जाएंगे। कौन कौन से? जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग। ठीक है। और तीनों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है। ठीक है। आज बात करेंगे जीन पियाजे की। ठीक है, जीन पियाजे की। और प्रत्येक पेपर में आपको 2 प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक पेपर में 2 प्रश्न देखने को आपको मिलते हैं। समझते हैं। जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञान, जो संज्ञान के जो घटक होते हैं या तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो आप समझ लें। चिंतन, संज्ञान एक प्रकार से हम कह सकते हैं दिमाग से संबंधित होता है, मानसिक शक्ति से संबंधित होता है। तो इसमें चिंतन, ठीक है, बुद्धि, तर्क, ठीक है, कल्पना, ये सभी दिमाग से संबंधित हैं। तो ये सभी क्या है, इसके घटक कह सकते हैं। ठीक है। तो जब आपको ये बातें पता पड़ जाएंगी तो आप अंतर कर सकते हो अदर मनोवैज्ञानिक से। ठीक है। तो ये बात किसकी करते हैं? संज्ञान की बात करते हैं। ये कहेंगे कि बच्चा पहले, जो बच्चे हैं वो पहले किससे सीखते हैं? तो ये कहेंगे संज्ञान से, यानी ज्ञान से, स्वयं करके सीखेंगे। ये संज्ञान की बात करेंगे। ठीक है। अदर वैज्ञानिक अदर से संबंधित हैं, वो अलग अलग की बात करेंगे। ठीक है। लेकिन ये संज्ञान की बात करेंगे। ठीक है। जैसे शॉर्ट में हम बता दें, जो वाइगोस्की हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, तो वो सामाजिक तौर तरीके से बताएंगे कि सामाजिक तौर तरीके से सीखेंगे। ठीक है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है। तो वो नैतिकता से समझाएंगे। तो यहां पर ये जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जो कुछ बात करेंगे ये संज्ञान से संबंधित होगा, ज्ञान से संबंधित होगा, बुद्धि से संबंधित होगा। ठीक है। और अंत में हम आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी बताएंगे कि किस प्रकार आपको सॉल्व करने हैं, यानी जीन पियाजे के जो प्रश्न आए हैं उनको कैसे सॉल्व करने हैं ये भी हम बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रत्येक टॉपिक में हम यही कराएंगे, पहले कंटेंट कराएंगे, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर कराएंगे उस कंटेंट से संबंधित। तो आज आप देखते हैं जीन पियाजे। तो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो ये अवस्थाएं होती हैं 4। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है। फिर हम आपको ट्रिक से समझाएंगे। किससे समझाएंगे? ट्रिक के माध्यम से। ठीक है। समझते हैं कौन कौन सी 4 होती हैं। संवेदी पेशी अवस्था होती है। ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है। तीसरी कौन सी है आपकी? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। चौथी है आपकी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। यहां पर पहले यह समझ लेते हैं मूर्त का मतलब क्या होता है। मूर्त का मतलब यह है कि कोई वस्तु यदि बालक के सामने रखी है तो उसे मूर्त वस्तु कहेंगे। ठीक है। अब आप ये बताएं, जैसे कोई सेब है, ठीक है, सेब बच्चे को क्लास में ले जाएं और दिखाएं तो ये मूर्त वस्तु के अंतर्गत आएगी। और आप ये बताएं कि सेब ऐसा होता है, सेब के बारे में बताएं तो वो अमूर्त के अंतर्गत आएगा। जो वस्तु सामने नहीं है उसके बारे में आप बता रहे हैं वो अमूर्त के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज़ें आप समझ गए। ठीक है। तो आपने ये समझा कि जो प्रकार हैं या अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की बताई हैं। ठीक है, कि संज्ञान या दिमाग या बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है। ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 हैं। संवेदी, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, अमूर्त सक्रियात्मक। इस प्रकार आप याद कर सकते हो।
दो को एक साथ याद करो, दो को एक साथ याद करो। इसमें आप ध्यान रखो संवेदी, पूर्व सक्रियात्मक, ठीक है। फिर है आपकी मूर्त और अमूर्त, ठीक है। संवेदी, फिर पूर्व, संवेदी पूर्व, फिर उसके बाद मूर्त अमूर्त। इस प्रकार शॉर्ट में शब्द याद रखेंगे तो आप याद रख सकते हैं। अब इसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं कि संवेदी पेशी अवस्था ये जन्म से 2 वर्ष तक की आयु होती है। कितने वर्ष तक की होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की आयु होती है। इसमें जो बच्चे हैं वो संवेगों के माध्यम से या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है, या फिर अपने भाव को व्यक्त करते हैं, ठीक है। जब छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कोई दर्द होगा या भूख लगेगी तो दोनों ही चीज़ों में वो रोएंगे, ठीक है। अब देखते हैं संवेदी पेशी अवस्था को इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, या संवेगात्मक गामक अवस्था भी कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं संवेदनात्मक गामक अवस्था कहते हैं। तो ये आपने समझा, इसके और भी नाम हैं। नेक्स्ट देखते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो आयु होती है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। जो बच्चे 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में होंगे वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएंगे। इसमें जो बच्चे हैं वो संकेतों, प्रतीकों या चिन्हों के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, खोज की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो खोज की अवस्था होती है, अगर एक्यूरेट आयु पूछी जाए तो हम लिख सकते हैं 2 से 4 वर्ष। ये प्रश्न पूछा भी गया था, ठीक है, लेकिन आती इसी के अंतर्गत है, क्योंकि 2 से 4 किसके अंतर्गत आएगा? 2 से 7 के बीच में, ठीक है। और भी हम आपको बता दें, कहीं पर यदि पूर्व नाम लिखा है, पूर्व लिखा है, तो वो इसी के अंतर्गत आएगा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, ठीक है। जैसे पूर्व चलन अवस्था कहें, क्या कहें? पूर्व चलन अवस्था, तो ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था ही है, ठीक है। जिसमें पूर्व जुड़ गया तो आप क्वेश्चन में अंतर कर सकते हो कि कौन सी अवस्था की बात हो रही है। नेक्स्ट है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो आयु होती है, आयु जरूर ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाता है, 7 से 11 वर्ष की आयु होती है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर समझते हैं या प्रत्यक्ष वस्तु के बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? वैचारिक क्रियावस्था या स्थूल सक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आपके में ये प्रश्न पूछा गया था कि वैचारिक क्रियावस्था की आयु क्या होती है, तो ये आयु आपके पेपर में दिया था 7 से 12 वर्ष, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अभी अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं, फिर इसको डिटेल में बताएंगे। प्रश्न किस प्रकार से आपके पेपर में पूछे गए हैं इसी में बताएंगे, विशेषताओं में बता देंगे, ठीक है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो आयु होती है वो 11 से 15 वर्ष तक की होती है। इसमें जो बच्चे हैं वो अप्रत्यक्ष वस्तु के बारे में बता देते हैं, ठीक है, और समझ भी जाते हैं यदि अध्यापक उन्हें पढ़ाए तो इसमें क्या होता है, इसे किस नाम से और जानते हैं? संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था या औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। औपचारिक अवस्था कौन सी होती है? अमूर्त। और अनौपचारिक मूर्त, ठीक है, ये पूछी जा सकती है औपचारिक, और इसमें आप नाम लिख सकते हो अनौपचारिक, ठीक है। ये औपचारिक हो गई तो ये अनौपचारिक अवस्था हो गई। अब देखते हैं एक एक करके इनकी विशेषताएं, अवस्थाओं की विशेषताएं देखते हैं क्या क्या होता है इस अवस्था में। तो संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है, इसमें एक चीज और समझ लेते हैं शॉर्ट में। जैसे हमने ट्रिक बताई थी ना, संवेदी पूर्व मूर्त अमूर्त, इसी प्रकार इस प्रकार यहां पर भी समझते हैं ट्रिक। संवेग, संकेत, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है। इधर क्या है? संवेदी पूर्व मूर्त अमूर्त, इसी प्रकार इधर याद कर लो, संवेग, संकेत, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है, कि ये जरूरत पड़ेगी। समझते हैं संवेदी पेशी अवस्था, इसमें क्या होता है इसे समझ लेते हैं। समझते हैं इस अवस्था में, कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था में, इसमें क्या होता है कि जो वस्तु स्थायित्व का गुण होता है वो बच्चों में नहीं आ पाता है। वस्तु स्थायित्व कहने का मतलब ये है, जैसे कोई उसने पक्षी देखा, ठीक है, और उसके परिवार में किसी सदस्य ने, माता ने, पिता ने, भाई ने या किसी ने उसे बताया कि ये कौवा है,
ठीक है। अब वो कोई पक्षी उड़ के जाएगा तो उसे कौवा ही कहेगा, चाहे कबूतर हो, चाहे कोई भी और अदर पक्षी हो, चाहे कोयल हो। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें नहीं है। ठीक है, ये आप समझ गए, क्योंकि आयु कितनी है, जन्म से 2 वर्ष तक की है। जन्म से 2 वर्ष तक की आयु है ना बच्चे की, तो उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं आता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा संवेगों तथा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है तथा समस्त क्रियाएं करता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट समझते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसे समझते हैं, इसमें क्या होता है। इस अवस्था में बच्चा क्या है, इसकी जो आयु कितनी थी, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा संकेतों, चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से सीखता है और विचारों की अनुक्रमणीयता होती है। ठीक है, यानी वो क्या करता है, विचारों की क्या होती है, इस अवस्था में अनुक्रमणीयता होती है। ठीक है, देखते हैं, इस अवस्था में बच्चा बिना तर्क के किसी घटना को स्वीकार कर लेता है। किसी ने उसे बताया तो वो उस घटना को स्वीकार कर लेगा, हाँ। ठीक है, बिना तर्क के। तो इसका मतलब ये है कि इस अवस्था में तर्क करने की कोई क्षमता विकसित नहीं होती है। इस अवस्था में बच्चों में जीववादी दृष्टिकोण होता है। कैसे, जैसे मार्केट से कोई कार लेके आओ, खिलौने वाली कार, ठीक है, उसमें चाबी भर के और चला दो, तो वो ये समझता है ये सजीव है। ठीक है, उसे खाना भी खिला सकता है। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे, कोई गुड़िया वगैरह होती है उसे खाना भी खिलाते हैं, तो उनका मतलब ये होता है ये सजीव है। ठीक है, जैसे अब इस अवस्था में क्या होगा, जैसे कोई खेल खेल रहे हैं निर्जीव से या किसी से या कार से ही खेल रहे हैं, तो यदि उसके हाथ में या कहीं पर टक्कर मार दी जाए तो वो ये समझता है कि इसने, कार ने मारी है, मतलब गलती इसकी है। गलती चाहे स्वयं की हो, क्योंकि वो उसको सजीव समझ रहा है। ठीक है, किसी भी रस्सी या किसी से खेल रहा है तो उसके लग जाएगी तो वो ये कहता है कि रस्सी ने मारी है। ठीक है, क्यों कहता है, वो उसको सजीव समझता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चों में जीववादी दृष्टिकोण होता है। अब देखते हैं, इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार तथा लक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, यानी वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। किसका गुण आ जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। और इसमें क्या था, जो संवेदी में वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं आया था। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है। ठीक है, यानी खिलौने वगैरह कुछ भी हो सब कलेक्ट करता रहता है, अहम केंद्रित होता है, दूसरों से कोई मतलब नहीं। इस अवस्था में बच्चों में केंद्रीयता का गुण आ जाता है। इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को क्रमबद्ध या श्रेणीबद्ध वर्गीकरण नहीं कर पाता है। ठीक है, अभी नहीं कर पा रहा है। कौन सी अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है। कौन से खेल, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। इस अवस्था में बच्चे प्रतिलोमिक चिंतन यानी रिवर्सिबल थिंकिंग, संरक्षण, अनुक्रमिक वर्गीकरण नहीं कर पाता है। ठीक है, अब ये इसमें नहीं कर रहा है, अगली अवस्था में करने लगेगा। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों में प्रतिवर्तीय यानी रिवर्सिबिलिटी तथा अपलटावी का गुण नहीं होता है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी और अपलटावी का गुण नहीं होता है, ये मूर्त में आ जाएंगे। देखते हैं, अब मूर्त समझते हैं। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्ष वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में बता देता है तथा मूर्त चिंतन कर सकता है। इस अवस्था में बच्चे में श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, संरक्षण, अपलटावी, प्रतिवर्तीता, इनका गुण आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। और यहाँ पर एक और था, यहाँ पर ये था कि केंद्रीयता का गुण पाया जाता है इसमें, किसमें, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या होगा, विकेंद्रण का गुण आ जाएगा। ठीक है, इसमें मूर्त वाले में क्या होगा, विकेंद्रण। यहाँ पर हम लिख दें, कहीं पर तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये,
उसमें केंद्रड़ था, इसमें विकेंद्रड़ का गुण आ जाएगा। ठीक है, इसमें अपोजिट भी कर सकता है वो। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी है, रिवर्सिबिलिटी का भी गुण आ रहा है। इस अवस्था में बच्चों में आगमनात्मक तर्कणा का गुण आ जाता है। ठीक है, तो ये गुण आपने समझे, इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेज बढ़ रही है उम्र के अनुसार, तो उसके अनुसार जो अवस्था में गुण नहीं थे अगली में वो गुण आ जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है उसी प्रकार, क्योंकि वो संज्ञान से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, तो उसी के अनुसार ये सभी बताया जा रहा है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा अप्रत्यक्ष वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में बता देता है तथा अमूर्त चिंतन कर सकता है। इस अवस्था में बच्चों में निगमनात्मक तर्कणा का गुण आ जाता है। ये गुण किस में नहीं आया था? ये गुण आपका मूर्त में नहीं आया था। ठीक है, अब समझते हैं कुछ शब्द हैं जीन पियाजे के, उन्हें समझ लेते हैं। जैसे स्कीमा, कभी कभी क्या होता है शॉर्ट में यदि आपको कुछ याद नहीं है तो कभी कभी क्या है डेफिनेशन ना पूछी जाए। ठीक है, किसी के बारे में लिख दिया कि ये लड़की ये कर रही है, ये लड़का ये कर रहा है, उसमें पूछा जाए कि स्कीमा, समायोजन, समावेशन में से किसी एक को रख दिया तो आप वो विकल्प लगा देंगे। अगर डायरेक्ट कभी स्कीमा की डेफिनेशन पूछ ली या अनुकूलन की या समायोजन की तो उसमें थोड़ी ना लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको देखने हैं कि ये शब्द किसने दिए हैं? जीन पियाजे ने दिए हैं। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा को प्रारूप या अवधारणा कहते हैं, प्रारूप या अवधारणा कहते हैं, यानी मस्तिष्क में सूचनाओं का संगठन जिसके द्वारा किसी वस्तु की धारणा या प्रारूप बनता है तो वो क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। तो यह एक मानसिक क्रिया है। स्कीमा क्या है? मानसिक क्रिया है। और स्कीम्स आपने देखा है कि स्कीम्स क्या हैं? स्कीम्स जैसे व्यवहारों का संगठन जिसकी पुनरावृत्ति की जा सके। ठीक है, यह मानसिक क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण है। स्कीम्स जो होती हैं, स्कीम्स निकलती हैं, ऑफर्स निकलते हैं, वो स्कीम्स है। लेकिन ये जीन पियाजे ने नहीं दिया है, ये हमने समझाने के लिए आपको बताया है। ये जीन पियाजे का शब्द है स्कीमा। ठीक है, अनुकूलन क्या होता है? वातावरण या परिस्थिति के अनुसार स्वयं को डालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती हैं, एक तो होती है समायोजन, एक समावेशन। अब इसको समझते हैं। समायोजन क्या होता है? समायोजन यानी पूर्व ज्ञान, यानी पुरानी जानकारी है आपके पास, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना, यानी पुरानी जानकारी में संशोधन नवीन जानकारी के आधार पर करना, यह कहलाता है समायोजन। अब आत्मसात्करण क्या कहलाता है? नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है, या फिर इसे ही समावेशन कहते हैं। समायोजन, समावेशन, ये दोनों आप समझ गए। अब देखते हैं संतुलन किसे कहते हैं? आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन, ठीक है, कि बीच जो आपका आत्मसात्करण है और समायोजन की जो प्रक्रिया है उसके बीच बैलेंस बनाना ही क्या है? संतुलन है। ठीक है, संगठन स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित तथा नए स्कीमा को जोड़ना संगठन कहलाता है। ठीक है, समावेशन। प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण, प्रारूप को ही स्कीमा कहते हैं। तो प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। ये आपका पेपर है जो ऑनलाइन पेपर हुए थे, तो उसमें क्या है, वहाँ पर ज़्यादा पेपर हुए थे, यानी 2021-22 में आपके ऑनलाइन पेपर हुए थे, तो यानी एक महीने पेपर होते थे। ठीक है, तो वहाँ से कंटेंट अच्छा मिल जाता है, क्योंकि 30 पेपर हैं, 30 पेपर का रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा मिल जाएगा। तो वहीं से हमने ये पेपर उठाए हैं 3-4, फिर उसके बाद 2024 और 2023 का भी पेपर बताएंगे, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं। इसे समझते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा
परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। ठीक है, ये आपको बताना है, ये आपको क्या है बताना है। और ये परिभाषा हमने अभी आपको बताई थी। ठीक है, ये आपको हमने अभी परिभाषा बताई थी। ठीक है, तो ये हमने अभी आपको बताया था, ये देखें। ठीक है, पुरानी जानकारी में संशोधन नवीन जानकारी के आधार पर। ठीक है, तो ये समायोजन कहलाता है, पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना। ठीक है, तो ये आप देखेंगे वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना करना। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है समायोजन। क्या कहलाता है, समायोजन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये है पियाजे के अनुसार ही है कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट या प्रारूप कार्य रूप, तो ये आपका क्या होता है, स्कीमा होता है। क्या होता है, स्कीमा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे स्कीमा क्या है, प्रारूप या फिर अवधारणा है। मस्तिष्क में सूचनाओं का संगठन जिसके द्वारा किसी वस्तु की धारणा या प्रारूप बनता है वो क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये एक पेपर में 2 प्रश्न आते हैं लगभग। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें क्या है कि 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को अपने माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों में बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार लीला का विकास किस चरण में है। तो वर्गीकृत कर रही है, तो इसका मतलब ये है वो कौन से चरण में है, वो है आपके मूर्त सक्रियात्मक। किसमें है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सभी हमने विशेषताएं आपको बताई थी। नेक्स्ट है आपका, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो क्या कहलाता है। ठीक है, अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो वो क्या करते हैं, आत्मसातीकरण करते हैं। क्या करते हैं, आत्मसातीकरण करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हमने आपको बताया था उसी के अनुसार पेपर आ रहे हैं। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जीन पियाजे ने संज्ञान के बारे में बताया है, तो उनका मेन फोकस रहेगा संज्ञान से, यानी चिंतन, बुद्धि और तर्क, वो इसको प्रथम वरीयता देंगे। तो यही आपको देखना है। ठीक है, पहला देखते हैं, चिंतन भाषा का निर्धारण करती है। तो यहाँ से आपको ये लग रहा है कि चिंतन यहाँ से बड़ा है, यानी चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर क्या है, जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है, तो ये सही है। ठीक है, तो यही सही है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, और भी जो विकल्प दिए हैं उसमें क्या है कि भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। तो जीन पियाजे ने क्या बताया है, जीन पियाजे संज्ञान से संबंधित हैं। संज्ञान हमने आपको बताया था, चिंतन, तर्क, कल्पना, ये सभी बुद्धि संज्ञान के अंतर्गत आएंगे। तो ये बात कर रहे हैं संज्ञान की, तो चिंतन भाषा का निर्धारण करती है। भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, दो गिलासों में क्या है। अब यहाँ से एक डेफिनेशन आपको पता पड़ जाएगी। 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, 2 गिलास हैं, समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है। पानी बराबर है दोनों में, एक बड़ा गिलास है और एक छोटा गिलास है। एक क्या है,
ये आपका क्या है, एक ये गिलास है, ठीक है, और एक आपका ये पतला वाला है, ये गिलास है। तो अनु क्या सोच रही है, अनु ये सोच रही है कि पानी इसमें ज़्यादा है, जबकि पानी दोनों में बराबर है। इसमें डालेंगे तो इसमें यहाँ तक आएगा, और इसमें डालेंगे तो ये पूरा भर जाएगा, ठीक है, ये पूरा भर जाएगा। तो इसका मतलब ये है पानी तो बराबर ही था। लेकिन ये किससे, जो सोच है किस पर आधारित है, तो ये सोच है केंद्रीयता पर है। तो ये केंद्रीयता की डेफिनेशन भी आपको पता पड़ गई, ठीक है। ये 2023 का पेपर है आपका। इसमें समझते हैं जीन पियाजे से किस प्रकार का प्रश्न पूछे गए हैं या किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो समझ लेते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आपका कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर, केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो ध्यान केंद्रित करने की बात तो केंद्रीयन होगा, यही तो थी आपकी पूर्व सक्रियात्मक जो अवस्था थी, उसमें पूर्व सक्रियात्मक जो अवस्था थी उसमें क्या था, यही गुण था। क्या था, ये था आपका गुण, ये केंद्रीयता, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, केंद्रीयन, ठीक है। इस प्रकार आप लगा सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2023 में ही पूछा गया था कि 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है। एक बटन जिंदा की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो सजीव मान रही है बटन को, यानी बटन में भी जीवन है, सजीव है, जीव है, ठीक है। क्योंकि यह उसकी सेट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है, तो उसकी सोच की विशेषता है जीववादी, ठीक है। यह है आपका 2024 का पेपर जो अभी हुआ था। समझते हैं। 2 प्रश्न इसमें भी पूछे गए हैं कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। तो इसका मतलब ये है कि रस्सी को ये सजीव मान रही है, ठीक है, यानी रस्सी को क्या मान रही है, सजीव। तो ये कौन सी अवस्था होती है, तो ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क करते हैं, तो पूर्व की बात हो रही है, पूर्व चलन अवस्था या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये जीन पियाजे से ये भी है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त सक्रियात्मक सोच को पूर्व सक्रियात्मक सोच से अलग करती है। यानी मूर्त सक्रियात्मक सोच की, या फिर हम कह सकते हैं जो मूर्त सक्रियात्मक में क्या आता है, तो मूर्त सक्रियात्मक में आपने देखा कि केंद्रीकरण तो आता है आपका पूर्व सक्रियात्मक में, ठीक है। तो मूर्त में क्या आएगा, विकेंद्रण, ठीक है, विकेंद्रण। तो इस प्रकार आपने पेपर देखा। इसी प्रकार हम टॉपिक आपको कराते रहेंगे और आपके समझ में आ जाएगा। कम वीडियो में भी हम आपको पेपर करा रहे हैं, यही सही तरीका है। कोई आपको कॉन्सेप्ट करा दिया और उसके साथ साथ उसके पेपर बता दिए कि आपको सॉल्व कैसे करना है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों में, DLED ग्रुपों में शेयर कर दें। आपको CTET यूट्यूब पर एकदम फ्री कराया जा रहा है।